नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन लेकर के यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसा कि आप जानते हो 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। इसके पहले वाले सेशन में हमने बायोलॉजी का डिस्कशन किया था। बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम विस्तार से आपको पढ़ाया, विस्तार से उस पर सवाल भी पूछे। आज आपकी मांग के अनुसार फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का यूनिट और मेजरमेंट का ये चैप्टर पार्ट 1 लेकर के आपके सामने आए हैं। आज के सेशन में थ्योरेटिकल पार्ट का डिस्कशन आपके बीच करेंगे, यानी पहले आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी का आधा पार्ट आज करेंगे और जब अगला वीडियो हम इसका बनाएंगे तो थ्योरी का दूसरा पार्ट भी करेंगे। थ्योरी के आधे पार्ट में हम आपके साथ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, परिभाषा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, यूनिट्स होती क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, आज इन पर प्रकाश डालने वाले हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, लंबाई को कैसे नापते हैं, मास को कैसे नापते हैं, समय का कैसे मापन करते हैं, आज इस पर आपको थ्योरेटिकल पहले समझाएंगे और समझाने के बाद, थ्योरी बताने के बाद 5 महत्वपूर्ण मैथमेटिकल सवाल आपसे पूछेंगे। वो सवाल जो यूपीएससी में, नीट में, अग्निवीर की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन सवालों का कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, कैसे आप करोगे। जब सवाल हम पूछेंगे तो आपको 1 मिनट का समय आपको सवाल करने का भी देंगे। यदि आप सवाल कर पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं उन सवालों के साथ कैसे उनको उत्तर करोगे ये हम आपको समझा देंगे। तो डीप डिस्कशन और यूनिट और मेजरमेंट का ये पार्ट पहला आज आपके सामने। शुरुआत करते हैं जब चैप्टर की, उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह हमारी क्लास 6 बजे लाइव होती है। यदि आपको कोई शंका है, संदेह है, किसी सवाल को पूछना है, समझना है, तो आज आप शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव होइए। हम लाइव सेशन लेकर आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में ही हमसे उत्तर लीजिए, और जब हम मोनेटाइज हो जाएंगे YouTube के द्वारा तो हमारा सीधा संवाद आपके साथ होगा। आप भी बोल पाएंगे, हम भी बोल पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। सेशन की शुरुआत करें इस फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक से। कैसे सवाल आते हैं ये तो आज हम सवाल आपको बताएंगे, कैसे आप कर पाते हैं ये भी देखेंगे। पहले थ्योरी पर डिस्कशन हो जाए, उसकी एनालिसिस हो जाए। तो चलिए, यूनिट और मेजरमेंट का पहला पॉइंट आपके लिए आपके स्क्रीन पर, जरा स्क्रीन को भी आप ध्यान से देखिए। यहां हमने स्क्रीन पर SI यूनिट लिखी है, केल्विन टेम्परेचर की। मीटर का कैसे प्रेजेंटेशन होता है, अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं, कैपिटल M लिखते हैं, गलत है। डिस्टेंस की यूनिट लिखना हो, मीटर में लिखना हो तो स्मॉल m का उपयोग करना। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो कैपिटल A। ऐसे ही सारी चीजों को हमने इधर दिखाया है कि आपके पढ़ने और लिखने में कितना अंतर होना चाहिए, ये थ्योरी में हम आपको समझाते चलेंगे। पहला चैप्टर है ये फिजिक्स का, इसको हम 2 पार्ट में करके आपको बताने वाले हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट का ये पहला टॉपिक आपके सामने और आपके स्क्रीन पर पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं
उसको जरा गंभीरता से समझिए। पहला पॉइंट, वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों पर आधारित जो भौतिकी के नियमों पर आधारित हैं तथा जिन्हें प्रत्यक्ष, नोट्स भी आपका बेहतर बने इसका भी ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, 11th या 12th की पढ़ाई कर रहे हों, नोट्स जैसी लाइन हम लिखते हैं, ये अपनी भाषा है, ये किसी किताब की भाषा नहीं है। अपनी भाषा में आप लिखेंगे, आपको तुरंत याद होगा। वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों पर आधारित हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती है। जिनके लिए मापन आवश्यक होता है। फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अंग्रेजी वाले बच्चे, जो इसका मेन पॉइंट है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बाकी हिंदी से काम चलाइए। फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों की परिभाषा बताई जा रही है। ऐसी राशियां जो भौतिकी के नियम पर हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका मेजरमेंट हो सकता है, और जिनका मापन भी, मेजरमेंट भी आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। 3 महत्वपूर्ण गुणों को हमने थ्योरेटिकल लिख दिया। फिजिकल क्वांटिटी के 3 प्रमुख गुण लिखे। पीएससी वाले बच्चे जब मेंस की कॉपी लिखने जाते हैं तो एक बार ये सवाल पूछा गया था कि फिजिकल क्वांटिटी के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तीनों लक्षणों को हमने एक साथ कर दिया। जो 11th और 12th की तैयारी करते होंगे या अन्य परीक्षा की तैयारी करते होंगे वो नोट्स भी बना सकते हैं। वो सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों पर आधारित हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती हैं, जिनके लिए मापन आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। बच्चों, दूसरा पॉइंट, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। जो बच्चे नेट की परीक्षा दे रहे हैं या जिन्होंने ड्रॉप लिया है, वो ऐसा ही नोट्स कॉपी खरीदें और ऐसा ही नोट्स टू द पॉइंट बनाएं, एक एक पॉइंट उनके दिमाग पर चलता रहे। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली, प्रथम लिख रहे हैं, याद रहना चाहिए आपको, प्रथम मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। आज थ्योरी की बारी है बच्चों, याद कर लेना, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरी ऐसी राशियां होती हैं जो द्वितीय लिखिएगा, द्वितीय
व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां, या इसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, डिराइव्ड। नोट्स बनाने का तरीका भी सीखिए। भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं आधारभूत, मूलभूत, और दूसरे को कहते हैं व्युत्पन्न। दो शब्द होते हैं हिंदी वाले बच्चे, एक होता है उत्पन्न और दूसरा होता है व्युत्पन्न। उत्पन्न वाले से जब कोई उत्पन्न हो जाए, मतलब मूलभूत राशियां इसका बाप बनेगी, और बिना मूलभूत राशियों के ये व्युत्पन्न नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, तो व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ये सारा डिस्कशन आगे के पॉइंट में आएगा। दूसरे पॉइंट में याद रखिएगा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम मूलभूत राशियां होती हैं जिसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, द्वितीय व्युत्पन्न राशियां होती हैं जिसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए जो हम लिखने जा रहे हैं उसको जरा गंभीरता से सोचिए। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था, 3 नंबर या 2 नंबर का था वो सवाल, यूनिट्स क्या है, यूनिट की परिभाषा बताइए। आप भी सोचिए, यदि आपसे कोई मापन की परिभाषा, यूनिट की, इकाई की परिभाषा पूछ ले, क्या आप कर सकते हो? जरा उसको लाइन में सहेजो। क्या लिख पाते हो? टेस्ट करो अपने आप को, लिखो। नहीं लिख पाते हो तो हमारा अनुसरण करो, हमारा देखो हम कैसे लिखते हैं। वह तीसरा पॉइंट, वह सर्वमान्य मानक, मानक का मतलब स्टैंडर्ड, सर्वमान्य माने जिसको दुनिया मानती हो, यूनिवर्सली, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। जरा गंभीरता, फिजिक्स है, एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ निकालना। वह सर्वमान्य मानक जिसको पूरी दुनिया मानती हो, ऐसा एक स्टैंडर्ड। जैसे 1 किलो क्या हम लोगों ने अपनी मर्जी का सब कोई रखा है? नहीं। एक किलो के लिए पूरे दुनिया में एक मीटिंग हुई होगी और 1 किलो का वजन तय किया गया होगा, इतना होगा साहब 1 किलो, फिर बाट का निर्माण हुआ होगा। तो वह सर्वमान्य मानक जिसको दुनिया मानती हो, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को तुलना या कंपैरिजन करने के लिए, या शब्द का मापन करने के लिए भी आप लिख सकते हैं, तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है, मात्रक या यूनिट। कितनी बढ़िया यूनिट की परिभाषा। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का वही उसकी यूनिट कहलाता है। चलिए, तो तीसरा पॉइंट, पीएससी यूपीएससी वाले बच्चे मेंस की जब कॉपी लिखेंगे तो कभी भी परिभाषा पूछ सकता है कि यूनिट की परिभाषा क्या है। इस पर 3 नंबर या 5 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन लिखने का तरीका ये हो, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िए। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलिए इसको अंग्रेजी में कर लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को ESI भी बोलते हैं। इस पद्धति में, इस सिस्टम में 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक, यानी फंडामेंटल, और 2 सप्लीमेंट्री, यानी पूरक। मात्रक। इसकी एक लिस्ट हम आपको देते हैं। मात्रकों की इंटरनेशनल सिस्टम में या SI यूनिट में 7 जो है फंडामेंटल यूनिट मानी गई, और 7 के अलावा 2 जो है उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। कौन सी ये 7 मात्रक हैं? पहले तो ये बता दें, सप्लीमेंट्री यूनिट इसी अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो पहले ये समझ लीजिए कि ये महत्वपूर्ण यूनिट कौन कौन सी है। 7 की हमने बात की। नंबर 1 पर लिखिएगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको भी यही पढ़ लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटी, भौतिक राशि वो कौन सी है, आधारभूत राशि कौन सी है, जैसे लंबाई। ये यहां जब आप टेबल बनाइएगा तो इसको मूल राशि लिख लीजिए। लिख लिया? मूल राशि के बाद इसका मूल मात्रक लिख लीजिए, मूल मात्रक, और फिर इसका प्रतीक कैसे आप दिखाते हैं। 3 खांचे बना लीजिए और तीनों खांचों में अलग अलग लिखिए। तो मूल राशि जो है हुई लंबाई। अब हमें यदि आपसे पूछें कि लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा, फंडामेंटल पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे साहब मीटर होगा। लंबाई को तो मीटर में ही नापते। प्रतीक कैसे दिखाएंगे? धोखा मत करना, प्रतीक पर जरा ध्यान रखना, हमने स्मॉल m लिखा है। तो पहला पॉइंट हो गया। आपको याद भी हो गया होगा कि लंबाई को मीटर से दिखाना है, स्मॉल m से उसको प्रदर्शित करना है। संकेत हमारे पास स्मॉल m का होना चाहिए। बच्चों, दूसरा सवाल। अब बात करते हैं, ये लेंथ हुआ। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। इसको लेंथ अंग्रेजी में कहते हैं और दूसरे वाले को मास कहते हैं। वेट की बात नहीं कर रहे, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान को मूल मात्रक होता है इसका किलोग्राम। इसको दिखाओगे कैसे साहब? के जो है वो स्मॉल होगा, ध्यान रखना, के स्मॉल होगा, जी भी स्मॉल। अक्सर जब हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल के ठोकते हैं, नहीं ठोकना, स्मॉल के, छोटी जी। तीसरा महत्वपूर्ण वो यूनिट लिखते हैं, मूल राशि कौन सी है, मूल राशि या फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तीसरी लिख रहे हैं समय। समय को अंग्रेजी में बच्चों टाइम कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, किसी भी वक्त ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो समय को हम हमेशा सेकंड से दिखाते हैं। ये इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल में 7 मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट्स 7 है। तीसरी लिख दिया, सेकंड से दिखाते हैं। और याद रखना, सेकंड को हमेशा स्मॉल एस से दिखाते हैं, गलती मत करना। यदि मान लो हमें आपकी कॉपी जांचने की मिल गई और आपने कैपिटल ठोका, तो हम पूरा नंबर काटेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की आइडिया नहीं पता होगी, तो स्मॉल एस लिखना। तो ये चौथी राशि की बात कर लेते हैं, 7 लिखना है। चौथी राशि की बात करते हैं। चौथी राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा या इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा।
विद्युत धारा को ये मूल राशि होगी और मूल मात्रक इसका होता है एम्पियर। कई बच्चे 12th पढ़ने के बाद नीट की तैयारी करते होंगे, ये सब 11th और 12th की ही बात है, 10th की भी बात है, पढ़ा आपको याद होना चाहिए। बोलो एम्पियर को लिखोगे कैसे? हमेशा याद रखना कि इसको कैपिटल ए से लिखना होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर 5वें नंबर पर यानी ताप। ताप को केल्विन से दिखाते हैं। ये सारे चैप्टर हम फिजिक्स में कवर कराएंगे, उस समय आपको याद आएगा केल्विन लिखना। केल्विन को हमेशा याद रखना कैपिटल के से लिखते हैं। टेम्परेचर के बाद ज्योति तीव्रता 6वां, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला कहते हैं, कैंडेला में दिखाते हैं। लेकिन लिखने में एक विशेषता देखना, दोनों छोटे होते हैं, सी और डी दोनों छोटे। यदि आपने बड़े कर दिया तो इसका मतलब आपको फिजिक्स के यूनिट्स के बारे में लिखने की अच्छी जानकारी नहीं। इसीलिए हम आज संकेतों को स्पष्ट रूप से आपको समझा रहे हैं कि ज्योति तीव्रता को आप छोटा लिखना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अंग्रेजी वाले बच्चे अंतिम मूल राशि लिखने जा रहे हैं, 7वां, पदार्थ की मात्रा। अब तो आपको याद हो गया होगा, कहीं से भी हम पूछें उसका मूल मात्रक पूछें। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है, केमिस्ट्री में आपने इसको पदार्थ की मात्रा को नापते हैं। आप केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, ढक्कन खोलते होंगे, कैसे तौलते होंगे। पदार्थ की मात्रा को नापने को मोल बोला जाता है। बोलो साहब इसको कैसे लिखोगे? सब छोटा, यम भी छोटा, ओ भी छोटा, यल भी छोटा। ये छोटा यल है, इसको मूल से दिखाते हैं। तो ये 7 जो थी इंटरनेशनल यूनिट में मूल राशि थी। हमने मूल राशि गिना दी, मूल मात्रक बता दिए, संकेत दिखा दिए। क्या इसमें अभी कंफ्यूजन है आपको? नहीं। चलो, अब हमने आपसे वादा किया कि इसकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक भी है। यहीं पर लिख देते हैं कि 2 पूरक मात्रक हैं। पूरक मात्रक 2 हैं। एक को कहते हैं रेडियन और दूसरे को कहते हैं स्टेरेडियन। इस पर भी सवाल ऑब्जेक्टिव बनते हैं। रेडियन, रेडियन से किसको नापते हैं? ज्यादातर कॉम्पिटिटिव, इसकी एनालिसिस पर मत जाइए। इससे में जो सवाल पूछता है सिर्फ इससे कि यदि आपको प्लेन एंगल का मापन करना है, समतल कोण का मापन करना है, तो किससे करोगे? रेडियन से कि स्टेरेडियन से? ऐसे बहुत सारे सवाल जब हम दूसरा सेशन लेकर के आएंगे तो सवालों की बौछार होगी। इसलिए कह रहे हैं कि यूनिट और मेजरमेंट के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। रेडियन, रेडियन का मतलब होता है, रेडियन से किसको नापते हैं? बोलो साहब समतल कोण का मात्रक है। याद करो। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन मैथ वालों से पूछना, क्यूबिक एंगल होता है। क्यूबिक एंगल तो यहां लिख लेना घन कोण। तो हमने 7 मात्रक बताए आपको, जो मूल मात्रक थे, फंडामेंटल यूनिट्स थे, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताए जिसमें रेडियन और स्टेरेडियन। बार बार दोहराने का मतलब यह है कि आपको चलती हुई क्लास में 1 घंटे के अवधि में यदि आप क्लास में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया वो अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं। 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट में लंबाई का मापन, थोड़ा गहराई में ये सवाल है। लंबाई का मापन या लंबाई के मापन हेतु, इसको जरूर याद करिएगा। मापन हेतु लंबाई मतलब कोई, जैसे ये हाथ है तो हाथ की लंबाई, ऐसे ऐसे लंबाई के मापन हेतु 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां होती जिन्हें क्रमशः डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। लंबाई के मापन के लिए याद कर लेना 2 विधियां होती हैं, एक को डायरेक्ट मेथड कहेंगे, एक को इनडायरेक्ट कहते हैं। अब चलो साहब डायरेक्ट मेथड बता दें। हेडिंग बनाइएगा 6वें पॉइंट पर, ये डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड क्या है? इस विधि में लिखिएगा, इस विधि में निम्न उपकरणों को, ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी में कि डायरेक्ट मेथड में कौन से उपकरण का इस्तेमाल होता है। इस विधि में निम्न उपकरणों का उपयोग कर मापन किया जाता है। अब बोलो साहब वो कौन कौन से हैं? एक तो आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो एक डंडा निकालता है, वो मीटर है, मीटर में नापता है। ऐसे ऐसे देखो, लोहे का होता है, कपड़ा को ऐसे, तो एक मीटर वाला। एक आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, साइंस के प्रैक्टिकल में 9th या 8th में आपने सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स। सुना है कि नहीं? जैसे जैसे लंबाई को कम से कम नापने की, बहुत छोटी लंबाई को नापना हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गेज का नाम आपने सुना होगा, स्फेरोमीटर का नाम आप सुना होगा। आज सिर्फ इनके नामों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको उनके नामों के बारे में जानना है, मेथड जानने की जरूरत नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी संरचना नहीं पूछता, नापते कैसे हैं ये नहीं पूछता, सिर्फ इनका नाम पूछता है। तो उन नामों को आप जानने की कोशिश कीजिए। ये बता रहे हैं, ये देखिए, मीटर पैमाना, मीटर पैमाना यानी मीटर स्केल। मीटर स्केल का उपयोग करके आप कितनी लंबाई नाप सकते हो, कितनी मिनिमम लंबाई नाप सकते हो मीटर पैमाने का, मीटर स्केल से। नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 10⁻³ से, ध्यान से, 10⁻² मीटर तक। याद कर लिया? मीटर पैमाने का -3 पर कर रहे हैं, उधर +2 कर रहे हैं। मीटर पैमाने का इस्तेमाल -3 से +2 तक होता है। समझ गए हो? +2 का मतलब 10 की घात 2 लगाना, लगा लोगे? चलो, बी में हम आपको बता रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की बात की उसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। हिंदी में लिखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में देखो, ये -3 तक नापा, हिम्मत हार गया,
अब मान लो आपके पास उसकी छोटी के उसके नीचे की लंबाई है, तब किसका इस्तेमाल करोगे, ये बताने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं। आप भी लिखिएगा 10 रेज टू पावर -4 मीटर तक, याद करना इसको। सी पॉइंट पर एक और पेच मापी, देखे हो कि नहीं, ना देखे होगे तो गूगल में देख लेना। पेच मापी, स्क्रू गेज इसको कहते हैं, और एक होता है गोलाई मापी। पेच मापी और गोलाई मापी, इसको अंग्रेजी में इसको स्क्रू गेज कहते हैं, इसको स्फेरोमीटर। बोलो ये कहां तक नापेगा, बता दे रहा, ये नापेगा 10 रेज टू पावर -5 मीटर तक, हो गया। माने मिनिमम लंबाई को हमने 10 रेज टू पावर -5 मीटर तक इन इंस्ट्रूमेंट के सहारे नापा। फिर से एक बार, मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना, पेच मापी या गोलाई मापी का पैमाना, ये सारी चीजें आपको बुक पर नहीं मिलने वाली, और यहीं से सवालों पूछता है। यदि आपको 10 रेज टू पावर -5 मीटर नापना है तो आप निम्न में से कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे। बच्चों यहां से सवाल उठाता है, आप याद रखना, जब यहां से सवाल उठाएगा ये चीज आपकी किताब पर नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की, इधर उधर जाकर के पढ़ने की कोशिश करना। आज हमने लिस्ट आपको दे दी है कि 10 रेज टू पावर -5 मीटर तक गोलाई मापी या स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये तो थी साहब डायरेक्ट दिख रहा था, प्रत्यक्ष विधि थी। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, इसी को अंग्रेजी में इनडायरेक्ट कहते हैं। थ्योरी को यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो समझ लेना, आज जो सवाल हम आपसे 5 पूछेंगे वो आपसे बनेंगे, क्योंकि आज उत्तर तो बता देंगे पर आपको होमवर्क दे देंगे कि ये घर से करके या हमें पर्सनली आप बताना, करके बताना कैसे किया इसका उत्तर। क्योंकि आज सारे सवाल देंगे, उत्तर डिस्कशन नहीं करेंगे। पढ़ाने के बाद सवाल आपको देंगे, सवाल आप घर से करके हमें भेजोगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, इनडायरेक्ट में इस विधि का उपयोग, लिख लो, इस विधि का उपयोग बड़ी दूरियों के मापन, बड़ी दूरियों के मापन, जैसे पृथ्वी से तारा, लिख लो ये भी, जैसे पृथ्वी से तारा एवं ग्रहों की दूरियां, में किया जाता है। बच्चों आपका नोट्स भी इसी तरह जैसे हम लिखते हैं, हम मेहनत करते हैं, ऐसे आप भी मेहनत करो। आपको तो हमसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह का शानदार नोट्स बनाना, यदि आपको वक्त लगता है, आप हमसे जुड़े हुए हो तो हमें भेजना जरूर। कई बच्चे भेजते हैं। इस विधि का उपयोग बड़ी दूरियों के मापन जैसे पृथ्वी, सितारा एवं ग्रहों की दूरियों से किया जाता है, या उनको दूरियों के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि, यहां बड़ी दूरियों के मापन के लिए, ये भी नोट करिएगा, यहां बड़ी दूरियों के मापन के लिए विभिन्न विधियां अब विभिन्न विधियां लंबी दूरी की माप करने के लिए बता सकते हो क्या, बताओ कौन कौन सी विधि है। 3 विधि बता दो।
मान लेंगे कि आपने यूनिट और मेजरमेंट को पढ़ा। बता रहे हो? नहीं बता। इसके लिए विभिन्न विधियां, जैसे क्या? एक नंबर में प्रतिध्वनि, इसको इको साउंड कहते हैं, इको साउंड बोलते हैं, प्रतिध्वनि। अक्सर आप शादी ब्याह के पार्टी में जाते हो, जो बाजा बजाने वाला होता है उसके पास जाते हो, उसको बोलते हो इको यार सही, जानो न बूझो इको क्या है, लेकिन बोलते जरूर हो इको इसका करेक्ट। पता है क्या? कभी आप खाली कुएं में, कुआं खाली हो, ऊपर से बैठ करके आवाज दो, कुछ सेकंडों के बाद आपकी आवाज वापस आती है, किसी भी आवाज का। इस पर भी एक बढ़िया लेक्चर होगा जब हम साउंड के चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे। जब आप आवाज करते हो वही आवाज जो रिफ्लेक्ट होकर के आती है, यही साउंड इको साउंड का। तो प्रतिध्वन माने उल्टी वाली ध्वन। लंबन विधि, लंबन विधि। एक होती है लेजर विधि, एक होती है राडार विधि। सबके बारे में पढ़ना, हर चीज नहीं पढ़ाएंगे। प्रतिध्वनि, लंबन, लेजर, राडार, इतनी सारी विधियां दे। हम तो आपसे 3 ही पूछ रहे थे, हम 4 लिख रहे हैं यहाँ। इको साउंड, लंबन विधि, लेजर विधि, राडार विधि पढ़ना जरूर, क्योंकि जब अगला सेशन लाएंगे तो इस पर बहुत सारे एमसीक्यू होंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड। 3 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। लंबाई हो गया, अब द्रव्यमान की बात करेंगे और समय की बात करके और फिर एमसीक्यू के सेशन पर चलिए द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। ये लंबाई का हो गया। अब बोलो द्रव्यमान यानी मास की बात करते हैं। द्रव्यमान, मास, कैसे इसका मेजरमेंट होता है, इस पर हमने 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव के लायक है, जिस पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जरा देखिए क्या ऑब्जेक्टिव बने। अणु एवं परमाणु के, ध्यान दिया आपने, अणु एवं परमाणु के द्रव्यमान के मापन के लिए हम यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट, नई चीज आपको मिल रही है, हम यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट याद रखना, यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी लिख दें एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा। इसको कैसे दिखाते हैं ये भी लिख दें, यू से का उपयोग करते हैं। याद रखना ये लाइन, कई बार ये सवाल पूछा। क्या? अणु एवं परमाणु के द्रव्यमान के मापन के लिए हम यूनाइटेड एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल जो होता है, इसके अलावा जब हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो नर्स जब बाहर निकलती है तो बच्चे का वेट जो होता है वो किलोग्राम में नहीं बताती, ग्राम में नहीं बताती, वो बोलती है साहब इतने पाउंड का बच्चा पैदा हुआ। क्यों बताती है? क्या आपने कभी सोचा? सोचिए।
फिर हमें जवाब बताइएगा 6 बजे जब हम लाइव होंगे, क्यों बताती है पाउंड। हम लिखने जा रहे हैं इसके अन्य मात्रक जो द्रव्यमान के हैं उनके बारे में। एक मात्रक होता है पाउंड। एक पाउंड बराबर होता है, ये भी पढ़े रहना, एक पाउंड बराबर होता है कितने किलोग्राम। ये भी सवाल एमपीएसआई ने पूछा था, याद करना 0.4536 किलोग्राम। एक स्लग, दूसरा बता रहे हैं, एक स्लग सुना है कभी नाम? अंग्रेजी वाले बच्चे इसको स्लग ही बोलते हैं, SLUG। एक स्लग बराबर होता है 1459 किलोग्राम। सॉरी, 1459 किलोग्राम बराबर होता है एक स्लग। ये भी PNST में सवाल पूछा गया। आज थ्योरी पढ़ लीजिए और कल यूनिट और मेजरमेंट का चैप्टर, ये जो नोट्स हम दे रहे हैं आपको, इसको बेहतरीन पढ़िएगा। आपके पास जो बुक होगी उससे पढ़िएगा, नई बुक होगी 9th 10th 11th और 12th की सामान्य सी साइंस की बुक पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में इसी से जुड़े हुए सवाल हम आपसे पूछेंगे। तो एक स्लग बराबर होता है 1459 किलोग्राम। परमाणुविक द्रव्यमान इकाई जो होती है, ये भी याद करने वाली चीज है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको ऐसे भी AMU लिख दें, एटॉमिक मास यूनिट। आप समझ गए हैं, हम हिंदी में अब नहीं लिख रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट U बराबर कितने किलोग्राम होता है, ये आपको याद है? एटॉमिक मास यूनिट U बराबर कितने किलोग्राम, यही ऑब्जेक्ट में पूछेंगे। ये बराबर होता है 166 into 10 raised to power -27 kg। याद, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। 1.66 into 10 raised to power -27। बात थी द्रव्यमान की। तीसरी महत्वपूर्ण इकाई है समय, या जिसको टाइम बोल सकते हैं। टाइम को भी अंडरलाइन करिए। इसमें कैसे सवाल आएंगे, कैसे आपको जवाब करने होंगे, कैसे मैथमेटिकल सवालों को करना होगा, इस पर भी थ्योरी आपको समझा दें। प्रत्येक समय अंतराल के मापन के लिए हम समय के, ध्यान से लिखिएगा, हम समय के एटॉमिक स्टैंडर्ड का हिंदी होती है परमाणविक मानक। का उपयोग करते हैं। इस पर भी सवाल पूछेंगे। का उपयोग करते हैं। जो सीजियम नाम आपने सुना है कि नहीं? सीजियम हम लिखे देते हैं। जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्ती कंपनों पर, पीरियोडिक वाइब्रेशन पर, आवर्ती कंपनों पर
आधारित है। अब अंदाजा नहीं चलेगा, हम जो समय बताएंगे बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जब हम एटॉमिक स्टैंडर्ड से नापेंगे तो समय बिल्कुल एक्यूरेट होगा। उसके लिए कौन सा तत्व लिया? सीजियम लिया। सीजियम के एक कण में जो आवर्ती दोलन होता है उसके आधार पर समय का निर्धारण होता है। हमने लिखा प्रत्येक समय अंतराल के मापन के लिए हम समय के एटॉमिक स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं जो सीजियम परमाणु के उत्पन्न आवर्ती कंपनों पर आधारित होता है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में, ये भी लिख लीजिए, यही राष्ट्रीय मानक के रूप में, यह इंटरनेशनल है, प्रयुक्त सीजियम घड़ी जिसे एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, लिखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसे एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, जिसे एटॉमिक क्लॉक कहते हैं का, इसको ब्रैकेट में, जिससे सीजियम घड़ी का, सीजियम घड़ी भी कहते हैं, प्रयुक्त सीजियम घड़ी जिसमें एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, एटॉमिक क्लॉक, जिसे सीजियम घड़ी, प्रयुक्त सीजियम घड़ी को, ये सही कर लीजिएगा हिंदी, प्रयुक्त सीजियम घड़ी को, प्रयुक्त सीजियम घड़ी भी कहते हैं का आधार है। प्रत्येक समय अंतराल के मापन के लिए हम समय के एटॉमिक स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं जो सीजियम परमाणु से उत्पन्न आवर्ती कंपनों पर आधारित होता है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी को एटॉमिक क्लॉक भी कहा जाता है और यही समय नापने का आधार भी, इंटरनेशनल आधार। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं, हालांकि इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन अगले वीडियो में हम करेंगे। ये तीन प्रमुख बता दिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय। एक 8वां पॉइंट डाल करके एक नए सिरे की तरफ आपको मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल हम निकालेंगे और इन सवालों को पूछें। 8वां पॉइंट ये कह रहे हैं, किसी मापन की यथार्थता, यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, किसी मापन की यथार्थता, अंग्रेजी में इसको एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी वह माप है जो यह बताती है कि किस राशि का मापा गया मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां पॉइंट ये, मतलब जो चीज हम नापते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, एक्चुअल पोजीशन नहीं होती,
हम यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ की एक्यूरेसी में सिर्फ हम ये कहें कि बहुत बढ़िया हमने नापा है, आप कहीं किराने के सामान देखिए साहब ये बिल्कुल सही है, कभी नहीं हो सकता। हम ये सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो उसका वास्तविक मान है, हम यदि बहुत ताकत लगा दिए एक्यूरेसी लाने में तो हम उसके काफ़ी नज़दीक होते हैं, ये कहलाती है एक्यूरेसी। आप कहते हो ना हम सर बिल्कुल एक्यूरेसी है पढ़ाई पर, सफलता के कितने करीब हो ये एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, एक्यूरेसी सफलता के कितने नज़दीक हो, जितनी मेहनत करोगे सफलता आपके उतने ही नज़दीक, ये है एक्यूरेसी। तो आज एक्यूरेसी तक आपको बताया है। इसका अगला थ्योरेटिकल पार्ट अभी विमीय सूत्रों के बारे में कुछ और डिस्कशन आपसे करेंगे, उन चीज़ों को लाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे। अब सवाल की बारी है कि 5 सवाल आपसे पूछ लें। हालांकि इन 5 सवालों में जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, इन 5 सवालों का उत्तर तो बता देंगे पर डिस्कशन आपको करके हमें भेजना है, ठीक है। यदि नहीं बना तो आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम आपको 1-1 मिनट सब में देंगे, यदि हम डिस्कशन करेंगे तो हमारा समय जाएगा, इसलिए आज आपको समय दे रहे हैं उत्तर बताने का। 1 मिनट रुक करके आप उत्तर बताइएगा, नहीं बनेगा तो फिर जब हम अगला वीडियो लाएंगे तो इन 5 सवालों को जरूर शामिल करेंगे। तो 5 सवालों पर पूरा विस्तार से एक पन्ने में आपको सवाल लगा कर बताएंगे। तो शुरू करें बच्चों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, यदि 2 लित्र पर लगने वाला, यदि लगने वाला डंपिंग बल या अवमंदन अंग्रेजी वाले बच्चे डैम्पिंग, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती नियतांक कांस्टेंट का मात्रक हो। सवाल आपके समझ में आ गया होगा। एक दोलन करने वाला है, 2 लित्र पर लगने वाला जो डंपिंग बल है वेग के सीधा समान अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक का मात्रक क्या होगा? थोड़ा सा घुस करके सवाल पूछा, घुमा दिया सवाल। यह ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट में भी पूछा गया है, पीएनएसटी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, एमपीएसआई ने भी ये सवाल पूछा है। बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। बी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, यही रहेगा किलोग्राम मीटर सेकंड -2। सी ऑप्शन रहेगा किलोग्राम सेकंड -1 और डी ऑप्शन रहेगा किलोग्राम। हमने पूछा 2 लित्र है,
वेग के सीधा समानुपाती है अनुक्रमानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक जो है का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड -1, सेकंड -2, किलोग्राम सेकंड -1, किलोग्राम सेकंड। सोच समझ कर जवाब करिएगा। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, यहीं कोने में लगा देंगे इसका, पर बताएंगे आज नहीं। क्या आज आप सोचते हो कि आज ही सब निपटा देंगे? नहीं, आप भी कोशिश करें। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं। यह सवाल यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी वाले सतर्क हो जाओ, वहां भी फिजिक्स के सवाल आ सकते हैं। किसी क्षेत्रफल से किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की परिधि द्वारा अंतरित किया गया घन कोण होगा। घन कोण की बात कर रहे हैं, क्यूबिक एंगल की घन कोण होगा। अभी बताया है उधर थ्योरी में। ए ऑप्शन दे रहे हैं 2 × 10⁻⁻² स्टे रेडियन। बी ऑप्शन दे रहे हैं 4 × 10⁻⁻² स्टे रेडियन। तीसरा सी दे रहे हैं 6.6 × 10⁻⁻² स्टे रेडियन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 8 × 10⁻⁻² आपको समय भी दे रहे हैं, 1 मिनट का समय ले लो। किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर की परिधि है। परिधि माने गोलाकार की जो एरिया होती है, परिधि द्वारा अंतरित किया गया घनकोण या बनाया गया फॉर्म्ड क्यूबिक एंगल होगा कितना। थोड़ा सा सवाल लगाना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो बताना, थोड़ा हिंट देंगे जब इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अब रहा, वह युक्ति जो वह मेथड जो 10⁻⁻⁴ मीटर लंबाई को यथार्थता पूर्वक माने एक्यूरेसी के साथ यथार्थता पूर्वक नापने के लिए प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पेच मापी है, स्क्रू गेज है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्फेरोमीटर है, क्या वह गोलाई मापी है।
सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वर्नियर स्थिरांक है, वर्नियर कांस्टेंट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं या तो ए या सही जवाब। यहाँ तो सवाल लगाना नहीं है, यहाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ करके आपको जवाब देना है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। चौथा सवाल, वर्नियर कैलिपर्स के, जरा इस सवाल को सोच विचार करिएगा, नीट में ये पूछा गया सवाल। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के यन भाग जो वर्नियर कैलिपर्स देखे होंगे वो जरा उसका चित्र याद करें। मुख्य पैमाने का यन भाग, वर्नियर पैमाने के n+1 भाग के साथ समान है, भाग के साथ समपाती है। जैसा सवाल लिखा था वही हमने लिखा, समपाती है। यदि मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग के इकाई ये है, तो उपकरण का अल्पतमांक याद कीजिए। ये ऑप्शन दे रहे हैं क्या a/n+1 होगा तो क्यों होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं 3a/4 × n+1। सी ऑप्शन दे रहे हैं a/n+1 का होल स्क्वायर। और बच्चों डी ऑप्शन दे रहे हैं a/n+1 का होल स्क्वायर। टाइम भी देते हैं आपको, लगाइए, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसका जब वापस होंगे तो आपको उत्तर बताएं। बच्चों अंतिम, आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने ला रहे हैं। 5वां सवाल, पृथ्वी के पूर्ण रूप से अलग विपरीत कोष्ठ में लिख लीजिए, विपरीत दो बिंदु ए एवं बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है।
सवाल आप समझते रहिएगा। दोनों अलग अलग बिंदु हैं, दो हाथ से चंद्रमा को देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये कह रहा, दो दिशाओं के प्रेक्षण द्वारा चंद्रमा पर कोण थीटा डिग्री एक डिग्री 54 सेकंड अंतरित है। तथा पृथ्वी का व्यास एक 1.276 इंटू 10⁻10 मीटर। पूछ क्या रहा है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की गणना कीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं ए 4.5 इंटू 10⁻9 मीटर, बी ऑप्शन दे रहे हैं 3.48 इंटू 10⁻8 मीटर, सी ऑप्शन दे रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻4 मीटर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 4 इंटू पृथ्वी के पूर्ण रूप से अलग दो बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है। दोनों दिशाओं के प्रेक्षण के द्वारा चंद्रमा पर कोण थीटा 1 डिग्री 54 अंतरित है तथा पृथ्वी का व्यास 1.267 इंटू 10⁻7 मीटर है। तो चंद्रमा से पृथ्वी के दूरी की गणना कीजिए। अब बताइए आप 4.5 होगा कि 3.48 होगा कि 2.5 होगा? सही उत्तर कैलकुलेट कीजिए और फिर हमें आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। एक एक सवाल लेते हैं। हमने कहा है कि आज इसके बाद सेशन का समापन करेंगे। पहले सवाल पर आते हैं। कितने लोगों ने कर लिया ये देखिएगा, और यदि किया है तो कैसे किया है ये भी बताना होगा। पहला सवाल हमने दो दोहरे तरह लगने वाला अपबंधन या डंपिंग फोर्स अनुक्रमानुपाती है, सीधा समानुपाती है। हम यहाँ पर सीधा ये लिख सकते हैं कि डंपिंग फोर्स सीधा समानुपाती होगा वेलोसिटी के। सही है बच्चों, यानी F जो है सीधा समानुपाती हुआ V के, ऐसा लिख दें। बराबर होगा F बराबर K कांस्टेंट V के। अब ये K के बारे में पूछ रहा है, नियतांक के बारे में, तो K बराबर यानी नियतांक बराबर होगा F अपान V के। कर लेते हैं। अब F का मात्रक यहाँ लिख लेते हैं। तो F का मात्रक क्या होगा? F का मात्रक बटे V का मात्रक। यहाँ मात्रक नोट कर लो, मात्रक, यहाँ मात्रक नोट कर लो, मात्रक। और जब निकालोगे तो आप अंत में पाओगे किलोग्राम सेकंड। निकाल लोगे। थोड़ा सा हिंट दिया है, कैलकुलेट करने की कोशिश करना। दोनों का मात्रक रख लोगे या दोनों के मात्रक पता होंगे
तो इसका सही जवाब होगा किलोग्राम सेकंड माइनस। कितने बच्चों ने सही किया जरा कमेंट बॉक्स में बताना। सीधा सवाल था। दूसरा सवाल घनकोण वाला हमने आपसे पूछा, किसी क्षेत्रफल से 5 मीटर की दूरी पर सममित किसी बिंदु पर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर की परिधि द्वारा अंतरित किया गया। इसका फार्मूला भी घनकोण का आप जानते होंगे, नहीं तो सीख लीजिएगा। डी एंगल इस तरह बनाते हैं इसका, डी ए अपान बराबर डी ए अपान होगा आर स्क्वायर। तो डी ए यहाँ कितना है, 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर चला जाएगा। सवाल पढ़ो तो बनेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो शुद्ध वर्नियर पैमाने पर, यहाँ लिख लेना, शुद्ध वर्नियर पैमाने पर क्या आएगा, 4 × 10⁻⁻2 स्टिल है क्या, कैलकुलेट कर लो। तीसरा सवाल वही युक्त जो 10⁻⁻4 मीटर लंबाई की यथार्थतापूर्वक नापने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका तो सरल जवाब होगा, आपने कर लिया होगा। किया कि नहीं किया, या तो पेज मापी या गोलाई मापी, देख लेना। चौथा सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है, इस सवाल में सुन लो कि एक स्क्रू गेज एवं गुलाई मापी का उपयोग 10⁻⁻5 मीटर तक लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो ये उसके पहले थ्योरी में हम आपको बता चुके हैं। चौथा सवाल था कि वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के n भाग, वर्नियर पैमाने के n+1। तो इसमें मुख्य पैमाने का, वर्नियर पैमाने पर ऐसे इसको लगाना, वर्नियर पैमाने पर n+1 भाग बराबर होगा मुख्य पैमाने के, बराबर होगा मुख्य पैमाने के n भाग के। होगा कि नहीं, ऐसे लिखा है सवाल। इसलिए चूंकि वाला इसलिए लगाना, इसलिए वर्नियर पैमाने का एक भाग, इसलिए वर्नियर पैमाने का एक भाग कितना होगा मुख्य पैमाने पर, मेन स्केल पर कितना होगा मुख्य पैमाने पर, n, कैपिटल N अपान n+1। मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग की इकाई कितनी है, a है, ये उधर सवाल पर लिखा हुआ है। तो अल्पतम माप का फार्मूला लगाना और फिर उत्तर निकालना। पूरा नहीं बताएंगे, पूरा तुम लोग अपने से करो। इसका सही जवाब होगा, चौथे सवाल का सही जवाब है ये निकले, अल्पतम माप निकालना। पांचवा और अंतिम सवाल, पृथ्वी के पूर्ण रूप से अलग दो बिंदु ए और बी। अब इसमें दिया क्या क्या है ये देख लो। थीटा बराबर कितना है, चंद्रमा पर कोण थीटा बराबर कितना, तो यहाँ पर दिया है, ऐसे लिखना, दिया है, हिंट भर दे रहे हैं, पूरा नहीं करेंगे। यदि आप कह दोगे कि नहीं बना, कमेंट बॉक्स में लिख देना नहीं बना, तो जब अगला वीडियो सेशन पार्ट 2 ले आएंगे तो पूरी फिर से इन सवालों को आपसे करवाएंगे। दिया है थीटा बराबर कितना है, 1 डिग्री 54 सेकंड।
तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि 1 डिग्री 54 सेकंड को पूरा बदल देते हैं, 1 डिग्री 54 मिनट, तो ये निकल आएगा 114 मिनट। अब 114 मिनट का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये हिंट दिए देते हैं। 114 इंटू 60 ऐसा, और एक और सूचना रही होगी, अब इतना हिंट ले लो, फिर इससे निकालो। सही जवाब होगा इसका 5वें सवाल का 3.48 इंटू 10⁻8 मीटर। कैसे लगाए ये कमेंट बॉक्स में हमें बताना, ये नहीं कि चुपचाप उत्तर मार दिया जो हमने वो तुम भी मार लो। तो बच्चों, ये फिजिक्स का आज पहला पार्ट था, चूँकि आज थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने किया था आपसे, इसलिए कई चीज़ें आज सवालों को समय भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए सवालों को A to Z नहीं करवाया है। यदि आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि सवालों को फिर से कराया जाए, नहीं समझ में आया है, तो अगला जब वीडियो हम लॉन्च करेंगे तो इन 5 सवालों को जरूर ऐड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपको लाइव हमारे साथ जुड़ना है तो शाम को 6 बजे हम लाइव होंगे इसी सेशन के साथ। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। यूनिट और मेजरमेंट के चैप्टर को पूरी गंभीरता से पढ़िएगा। अग्निवीर की जो नए सेशन में नियुक्ति होने जा रही है, उसके लिए उस फिजिक्स को भी हमने शामिल इसमें किया है, वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ। तो आपका अच्छा हो, शुभ हो, भला हो, इन्हीं आशाओं के साथ बच्चों, बाय बाय, नमस्कार।